अमेरिका ने वैश्विक तेल कीमतों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए भारत से संपर्क किया है और कीमतों को काबू में रखने के लिए मदद मांगी है। अमेरिकी एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा कि उन्होंने भारत से समुद्र में स्टोर रूसी तेल खरीदने और उसे भारतीय रिफाइनरियों में प्रोसेस करने का अनुरोध किया है ताकि तुरंत बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति लाई जा सके और दूसरी ग्लोबल रिफाइनरियों पर दबाव कम हो सके। ये कदम तेल कीमतों को स्थिर करने के लिए उठाया गया है और एक अल्पकालिक उपाय है। उधर इराक के इरबिल में ईरान का ड्रोन हमला हो गया है। इरबिल में एक होटल पर ईरान का ड्रोन से हमला हुआ। होटल में अमेरिकी सैनिक होने का दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इराक, बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब। अब इराक के इरबिल में ईरान का ड्रोन हमला हुआ। इस ड्रोन हमले में बताया जा रहा है कि होटल में अमेरिकी सैनिक, जिनको निशाना इस ड्रोन के जरिए ईरान ने बनाया है। तो आज जंग का 8वां दिन है, एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन जंग में किसी तरह की ऐसी कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, बल्कि जंग का हर दिन भयावह और यूं कहें कि बहुत इंटेंस हो रहा है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान का अगला लीडर वेनेजुएला की तर्ज पर चुनेंगे। ट्रंप ने यह धमकी भी दी है कि ईरान से कोई समझौता नहीं होगा, ईरान को टोटल सरेंडर करना होगा। क्या ट्रंप टावर को उड़ा देगा ईरान? ईरान और अमेरिका में जंग, किस मोर्चे पर कितना नुकसान? तेहरान से खाड़ी तक किसे कितना झटका? ईरान का ड्रोन अजरबैजान में नक्चीवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरकर फट गया। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हमले के बाद राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव आग बबूला हो गए। इजराइल ने ईरान के खिलाफ फिर बड़े हमले को अंजाम दिया। तेहरान और कराज में जोरदार धमाके के बाद आसमान सफेद और काले धुएं से भर गया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया और चेतावनी दी कि जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का ही कब्जा रहेगा। अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 मिसाइलों से 2000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले ईरान ने 2500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन अटैक करके कई सौ ठिकानों पर हमले किए। दावा है कि जंग में अमेरिका 200 से ज्यादा टॉमहॉक, हाइमार्स और जेडएम जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। अनुमान है कि इस जंग में अमेरिका और उसके सहयोगियों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के सहारे कम लागत में पलटवार कर रहा है। एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल पर अमेरिका को 12 से 16 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हाइमार्स गाइडेड रॉकेट पर करीब 1.2 से 1.7 करोड़ रुपए खर्च आते हैं। जेडएम स्मार्ट बम पर लगभग 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। इसके मुकाबले ईरान फतह 110 मिसाइल पर लगभग 1 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करता है। जुल्फिकार मिसाइल की लागत करीब
1.5 से 4 करोड़ रुपए मानी जाती है, जबकि शाहिद ड्रोन सिर्फ 15 से 40 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। हर मोर्चे पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं मिसाइलें आसमान चीर रही है तो कहीं ड्रोन हमले नए मोर्चे खोल रहे हैं। इस्राइल में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए कई शहरों में सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्राएली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार एक्टिव रखा है और सरकार का कहना है कि ईरान के हर हमले का जवाब उसे उसी भाषा में दिया जाएगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग की वजह से हॉर्मुज जलडम रूम मध्य में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल से भरे जहाज को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद जहाज पर भीषण आग लग गई। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा कर दिया है कि यह जहाज 2 ड्रोन हमलों के बाद आग की चपेट में आ गया। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर जंग की वजह से हजारों जहाज फंसे हुए हैं। ये जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि अनुमान यह है कि अमेरिका अब तक 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। अमेरिका और इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल बेस और रडार सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। Union, but also for the Gulf countries. So we are trying to keep these trade routes open. खाड़ी की जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। तेल के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा भी खतरे में आ गई है। यही वजह है कि अब यूरोप भी इस समुद्री रास्ते की निगरानी बढ़ाने में जुट गया है। अनुमान है कि इसमें अमेरिका 43,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इसके मुकाबले ईरान ने खाड़ी में कई सौ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन ने इजराइल के अंदर तक जाकर वार किया। वहीं अनुमान है कि अमेरिका के मुकाबले ईरान ने करीब 840 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस जंग की आग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं, खाड़ी देश भी इसकी चपेट में है। कतर, यूएई और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान के मिसाइलों और ड्रोन की रेंज में हैं। यही वजह है कि कई खाड़ी देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया है। ईरान ने अमेरिका के रेडार स्टेशन को उड़ा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बगदाद में यूएस रेडार स्टेशन पर ईरान का हमला हुआ है। ईरान का यूएस रेडार स्टेशन को ध्वस्त करने का दावा है। ईरान लगातार मिसाइलों से और ड्रोन से हमला कर रहा है। अमेरिका के रेडार स्टेशन को उड़ा दिया गया है ईरान की तरफ से। बगदाद में यूएस रेडार स्टेशन पर ईरान ने अटैक किया और यूएस रेडार स्टेशन को ध्वस्त करने का दावा ईरान का। वह ईरान की ताकत मानी जाने वाली उसकी गुप्त बंकर सिटी अब जंग का सबसे बड़ा निशाना बन गई है। पहाड़ों के अंदर बनी इस अंडरग्राउंड सुरंगों में ईरान ने हजारों मिसाइलें छिपा कर रखी थी ताकि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और अमेरिका और इजराइल की निगरानी इतनी तेज है कि ईरान की कई मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही तबाह कर दी जा रही हैं। सवाल यह है कि जो बंकर कभी ईरान की सबसे बड़ी ढाल थे, क्या वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रहे हैं? अमेरिका इजराइल के निशाने पर ईरान का बंकर सिटी। ईरान के सबसे खुफिया मिसाइल कारखाने पर दुश्मन की नजर। लॉन्च से पहले टारगेट थे। अब कौन सी चाल चलेंगे ईरान के शेर?
ईरान की मिसाइलों को उसकी असली ताकत माना जाता है। इन्हीं मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को गहरे जख्म दिए हैं। यही वजह है कि अब महायुद्ध के इस भयानक पड़ाव पर अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। अब ईरान के उस बंकर सिटी को टारगेट किया जा रहा है जिसे ईरान की रियल पावर माना जाता है। ईरान की बंकर सिटी दरअसल पहाड़ों के अंदर बने विशाल सुरंग नेटवर्क हैं, जिन्हें ईरान ने पिछले 2 दशकों में तैयार किया है। इन सुरंगों में बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और ईंधन तक सुरक्षित रखा जाता है। कई बंकर इतने गहरे हैं कि सामान्य बमों से उन्हें नष्ट करना मुश्किल माना जाता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन अंडरग्राउंड ठिकानों के वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें ट्रकों पर लगी मिसाइलें लंबी सुरंगों के अंदर कतार में दिखाई देती हैं। रणनीति साफ है, अगर दुश्मन हवाई हमला करे तो मिसाइलें सुरक्षित रहें और अचानक बाहर निकलकर जवाबी हमला किया जाए। लेकिन अब यही सुरंगें लगातार निगरानी में हैं। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. अमेरिका और इजराइल ने इन बंकर सिटीज को खोजने के लिए हाईटेक निगरानी तंत्र तैनात किया है। सैटेलाइट, ड्रोन और निगरानी विमान लगातार उन इलाकों पर नजर रखते हैं जहां से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। जैसे ही किसी सुरंग का दरवाजा खुलता है या लॉन्चर बाहर आता है, तुरंत टारगेट बना लिया जाता है। माना जाता है कि यह रणनीति लॉन्च डिटेक्शन स्ट्राइक मॉडल पर काम कर रही है, यानी मिसाइल की उड़ान भरने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि लॉन्च की तैयारी के दौरान ही हमला कर दिया जाता है। इससे वहां से कई मिसाइल हवा में जाने से पहले ही तबाह हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी, लेकिन कुछ ही समय बाद हमलों की रफ्तार अचानक कम हो गई। इसका बड़ा कारण यही बताया गया कि कई लॉन्चर और बंकर के प्रवेश द्वार निशाने पर आ गए। कुछ जगहों पर बंकर बस्टर हथियारों से सुरंग के मुहाने को ही नुकसान पहुंचाया गया, जिससे अंदर मौजूद मिसाइलें बाहर नहीं निकल पाई। यानी हथियार मौजूद होने के बावजूद उनका इस्तेमाल मुश्किल हो गया। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइलों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्च प्लेटफॉर्म होते हैं और वही लगातार निशाने पर है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटीज को इसलिए बनाया था ताकि दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना लगभग असंभव हो। ये सुरंगें अक्सर पहाड़ी इलाकों में कई किलोमीटर लंबी होती हैं और इनमें कई निकास द्वार होते हैं, लेकिन आधुनिक निगरानी तकनीक ने इस रणनीति को चुनौती दी है। ईरान के पास अब भी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असली चुनौती उन्हें सुरक्षित तरीके से लॉन्च करना है। जब हर संभावित लॉन्च साइट पर निगरानी हो और सुरंगों के मुहाने तक निशाने पर हो, तो रणनीति बदलनी पड़ती है। यही वजह है कि बंकर सिटी की कहानी अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि चुनौती की भी बन गई है। जो अंडरग्राउंड ठिकाने कभी ईरान की सबसे सुरक्षित ढाल माने जाते थे, अब वही अमेरिका और इजराइल के लिए प्राइम टारगेट बन चुके हैं और यही इस जंग का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इजराइल और अमेरिकी सेना का तेहरान पर बड़ा हवाई हमला। एयर स्ट्राइक में तेहरान का मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तबाह हो गया है। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद एयरपोर्ट पर कई जगहों पर धमाके हुए और कई विमानों में भीषण आग भड़क उठी। स्ट्राइक ने हैंगर, फ्यूल स्टोरेज जोन, एयरपोर्ट परिसर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है। तो आपके सामने ये तेहरान की तस्वीरें हैं। अमेरिकी सेना और इजराइल का तेहरान पर बड़ा हवाई हमला हुआ है। ये देखिए, एयर स्ट्राइक की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तबाह कर दिया गया है।
और स्ट्राइक के बाद एयरपोर्ट पर कई जगह धमाके की आवाज भी दूर दूर तक सुनाई दी है। कई विमान थे वो भी चपेट में आए, भीषण उसमें आग लगी। जो हैंगर था, स्टोरेज जोन था, एयरपोर्ट परिसर के कई हिस्से हैं जहां पर नुकसान पहुंचा है। जो लोग कहते थे कि ईरान को युद्ध में रूस से मदद नहीं मिल रही है, वो अब जान लें रूस ईरान को जबरदस्त खुफिया मदद कर रहा है। अमेरिका की वॉशिंगटन पोस्ट को पेंटागन के 3 अधिकारियों ने जानकारी दी है कि रूस ईरान को जबरदस्त खुफिया जानकारी और साथ ही सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम मदद कर रहा है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस की वजह से ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 27 सैन्य अड्डों पर भीषण हमले कर दिए और इस वक्त ईरान तबाह तो जरूर हो रहा है, लेकिन उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में रूस की मदद से तांडव मचाकर रखा हुआ है। सातवें दिन हमलों की सुनामी, तेहरान में तांडव, तेल अवीव में तबाही। ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। युद्ध के 7वें दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरानी मिसाइलों की रीढ़ तोड़ने का दावा किया, जबकि ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के मुस्लिम दोस्त मुल्कों पर तूफानी हमले मिसाइल और ड्रोन से करने का दावा किया। कतर, बहरीन, यूएई और इराक में भी ईरान ने हमलों से तूफानी तबाही मचाई है। दावों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में कई देशों के तेल भंडार धू धू कर जल रहे हैं। ईरान ने तो यहां तक दावा किया कि अमेरिका के विमान वाहक पोत पर ईरान ने 2 सफल हमले किए हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिकी युद्धपोत ईरान से 1000 किलोमीटर दूर भाग गया है। इधर इस वक्त ईरान ने अपने सबसे बड़े प्राइम टारगेट इजराइल की राजधानी तेल अवीव को चुन रखा है और वहां पर अपनी मिसाइलों से भयानक क्लस्टर बमों से हमला किया है। ठीक इसी तरह से इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण तबाही मचाई है। खास तौर से पश्चिमी तेहरान में जबरदस्त नुकसान होने की खबर का दावा है। दावा तो यहां तक है कि ईरान के कुछ इलाके से जमीनी हमले की शुरुआत होने जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान की IRGC के कमांडर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अमेरिका जमीन पर आकर ईरान पर हमला करे, हम उन्हें कुचल कर रख देंगे। यानी जंग में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमलों से, जो दावा किया जा रहा है कि ईरान के वायु क्षेत्र पर अमेरिका और इजराइल का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। ईरान में बरसे अंगारे, 90% मिसाइलें तबाह। अमेरिका और इजराइल की तरफ से जारी की गई तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इसमें ईरान की मिसाइलों, ड्रोन और लॉन्चरों को तबाह किया जा रहा है। दावों के मुताबिक अभी तक ईरान के 31 प्रांतों के 130 से ज्यादा शहरों पर भीषण हमले हो चुके हैं। इजरायली वायुसेना ने तेहरान पर व्यापक स्तर के हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के 80% हवाई रक्षा तंत्र और मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को भी टॉर्पीडो से डुबो दिया है। 7वें दिन तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी हवाई मुहिम का हमला किया है। इजरायली रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक अब तक लगभग 3500 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं। ये हमले ईरान के 31 में से 26 प्रांतों में हुए,
जिनमें तेहरान, इस्फान, शिराज और बुशर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हमलों का मुख्य केंद्र ईरान के हवाई रक्षा तंत्र हैं, जिसे 80% तक नष्ट करने का दावा किया गया। मिसाइल लॉन्च पैड, IRGC मुख्यालय और परमाणु ठिकानों पर हमले हुए। अब तक 6000 से ज्यादा सटीक निर्देशित मुनिशन यानी कि गाइडेड बम से हमला किया गया। अमेरिका ने लाल सागर और ओमान की खाड़ी में तैनात अपने युद्धपोत से 1000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें ईरान पर दागी हैं। ईरान के भूमिगत मिसाइल ठिकानों और परमाणु केंद्रों को तबाह करने के लिए भारी GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की 90% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च क्षमता को पंगु बना दिया है, लेकिन ईरान अभी भी अपने भूमिगत मिसाइल शहरों से हमले जारी रखे हुए है। CSIS के अनुमान के मुताबिक युद्ध के पहले 100 घंटे में ही अमेरिका और इजराइल को $3.7 बिलियन का खर्च आया, जो लगभग $900 मिलियन प्रतिदिन है। 100 घंटे में ये राशि लगभग 33,940 करोड़ रुपए या यूं कहें कि 339.40 अरब रुपए के बराबर है। No option just to put an end to the presence of United States in the surrounding area of Iran. We told Americans and we told our neighbors that if they would like to put an end to the existence of the greatest civilization on earth or the oldest continuous civilization on earth, then we have no option just to put an end to the existence and presence of United States in the Persian Gulf area. They do have multiple military bases, equipment, assets targeting us. Long-range raiders, command and control centers, the 5th fleet of United States just few miles away from our coastal coasts in Bahrain, in which 75% of all US Marine activities happening there, all of them targeting Iran. कांग्रेस और बीजेपी ने अपने लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर कहा है कि वो 9 से 11 मार्च तक सदन में उपस्थित रहें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने की मांग वाले नोटिस पर अगले सप्ताह विचार किए जाने की संभावना है। कांग्रेस और बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर अपने पहले तीनों दिन तक लोकसभा में उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है। अगर सदन के जरिए साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। इधर से उधर जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। बजट सेशन का दूसरा फेज 9 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है। लोकसभा स्पीकर के इन तरीकों से हटाए जा सकते हैं। यदि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उनका पद खुद ब खुद खाली हो जाता है। वे किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित रूप से। वे लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से पद से हटाए जा सकते हैं। लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। नोटिस लिखित होना चाहिए। नोटिस पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। यानी कोई भी सांसद अचानक खड़े होकर स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव नहीं ला सकता। नोटिस मिलने के बाद में स्पीकर खुद उस कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करता। उस दिन सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर या फिर किसी वरिष्ठ सदस्य के जरिए चलाई जाती है। हटाने के लिए साधारण बहुमत ही काफी है। जितने सांसद तब लोकसभा में उपस्थित हो और मतदान कर रहे हो, उनमें से 50% से ज्यादा यानी कि एक सांसद का समर्थन होना चाहिए। इसके लिए विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत की भी जरूरत नहीं है। अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो स्पीकर तुरंत पद से हटाया जाता है। वे सांसद बना रहता है लेकिन स्पीकर नहीं। फिर से नया स्पीकर चुना जाता है। अब तक स्वतंत्र भारत में लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कभी पास नहीं हुआ। नोटिस तो दी गई, बहस भी हुई, लेकिन वोटिंग तक मामला नहीं पहुंचा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था, जिसमें 65 दिनों में 30 बैठकें होंगी और 2 अप्रैल को खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।